नमस्कार, आइए हम ले चलते हैं। आज दिल्ली में, नई दिल्ली में मौजूद हूँ, जहाँ जो है आपको जहाँ महारैली थी वहाँ पे जो है हमारे आप एक लोगों से जो यहाँ पूरे चर्चित हैं पूरे देश में अपने कार्यशैलियों से और चैनल के माध्यम से, मैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ जहाँ की ये महारैली में शामिल हुए, तो बताते हैं यहाँ की क्या माहौल था, कैसा था, हम उनसे रूबरू कराता हूँ। सर जो है ये आज महारैली में आप शामिल हुए तो कैसा लग रहा है, कैसा संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं महारैली में शामिल नहीं था, महारैली की कवरेज करने आया था। जी जी। तो कार्यक्रम में आप खुद रहे जी जी, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोगों में उत्साह था, देखिए भीड़ कई तरह की होती है, लेकिन ये भीड़ बिना पैसे से बुलाई हुई भीड़, बिना खाने का लालच दिए आने वाली भीड़, यानी कि स्वप्रेरणा वाली भीड़ थी और देश के तमाम हिस्सों से आई। मैंने तमाम लोगों से पूछा आप कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, कर्नाटक के तमाम लोग मिले, कर्नाटक साउथ के भी। यानी कि इतना तो तय है कि संसाधन, अगर नियत ठीक है, इरादा पक्का है, तो संसाधन बहुत कुछ रास्ते नहीं रोक पाता है। और इस संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ महारैली से एक बात स्थापित हो चुकी है कि चंद्रशेखर आज़ाद अब बहुजन समाज के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन चुके हैं। उनकी तरफ लोग हसरत वजरी नज़रों से देख रहे हैं। इस रैली में जिस तरह की भीड़ जुटी थी उसमें कई तरह के मापदंड टूटे। पहली बात, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग अनुशासित नहीं हैं। आप खुद बताइए, अनुशासन दिखा? एक मापदंड मैं खुद ये देख रहा था, सड़क से जैसे लोगों को कवरेज करते हुए आ रहा था, अंदर मैंने देखा आते जाते कोई हुल्लड़बाजी नहीं, केवल नारे हुए तो जय भीम के नारे हुए, महापुरुषों के नारे हुए। अंदर भी बहुत अनुशासित तरीके से बैठे। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, भी आज़ाद समाज पार्टी में सब नए नए लड़के हैं, युवा हैं, अनगाइडेड मिसाइल हैं, लेकिन ये सारे मापदंड टूट गए। देखिए इनकी उम्र देखिए, कितनी उम्र है आपकी? बेटा तुम्हारा देखता रहता हूं। आपकी उम्र कितनी है? चेहरा देखता रहता हूं। अच्छा, उम्र बताओ अपनी। आपकी उम्र क्या नाम है, उम्र कितनी है? 65 साल। अरे 56 है। 56 साल है। 68 का जन्म, 68 का जालौन से आया हूं मैं। जालौन से आए। अब ये देखिए कहीं ना कहीं तो लोगों के अंदर, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक उत्साह है, जोश है। तो मैं सिर्फ इसलिए ये उदाहरण दिया कि ऐसे तमाम चेहरे आप देख रहे हैं जिन लोगों की उम्र आपको ठीक ठाक नज़र आ रही होगी, यानी कि वयस्क हो चुके हैं और कुछ लोग प्रौढ़ हो चुके हैं और वृद्धावस्था में भी पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद वो यहाँ कार्यक्रम में आए। इसका मतलब अब चीज़ें बदल रही हैं। अब लोगों ने इस चीज़ में झुकाव हो रहा है। नहीं, झुकाव हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं जो पर्सनली फील कर रहा हूँ कि लोगों ने इस बात में थोड़ा थोड़ा अंतर करना शुरू किया है। इस समय राजनीति बहुत कठिन है, बहुजन राजनीति। क्यों? हर व्यक्ति संविधान लिए टहल रहा है। अब आपको उसमें परख करनी पड़ेगी। तो परख कैसे हो सकती है कि कौन संविधान हाथ में लिए है और कौन संविधान के अंदर की चीज़ों को पालन कर रहा है। इस चीज़ में अंतर करना पड़ेगा ना। तो ये अंतर हुआ। रामलीला ग्राउंड को लेकर के तमाम गतिरोध हुए, लोगों ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की चीज़ें लिखी, लेकिन 2 दिन के अंदर स्थान परिवर्तित होने के बाद मैंने सांसद बनने से पहले की भी चीज़ें कवर की, सांसद बनने के बाद भी रैली कवर कर रहा हूँ। अंतर स्पष्ट दिख रहा है। जो एक संवैधानिक पद व्यक्ति के पास आने के बाद जो प्रोटोकॉल होता है, जो लोगों के अंदर ये मतलब एक भरोसा पैदा होता है कि लोग पहले कहते थे कि यार भीड़ इकट्ठी होती है, वोट बैंक में तब्दील नहीं होती। तो अब कैसा लोगों का महसूस होगा इसके रैली के माध्यम से? ये तमाम लोग खुद ही बताएंगे। भाई मैंने जो लोगों से रिएक्शन ली, मैंने अनुभव नहीं, मैंने लोगों से जो रिएक्शन की वो बताती है कि अब वोट बैंक में तब्दील भी होगा। इसकी वजह है कि अच्छा, और सबसे बड़ी बात, आप सोच करके देखिए कितनी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जबकि अभी भी क्षेत्रीय पार्टी का भी दर्जा नहीं है। मैं वैसे ही सवाल कर लेता हूं, लोग अपने आप से आकलन कर लें। कितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनकी हिम्मत है कि दिल्ली जैसी जगह पर इतने आनन फानन में जगह बदलते हुए कार्यक्रम करके इतनी सफल रैली। अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करता हूं मैं, 1-2 लाख की बात नहीं करूंगा, लेकिन अंदर से लेकर के बाहर तक पूरा आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के कितने लोग लगभग होंगे? क्या आकलन है आपने? 1 लाख के लगभग। हाँ, 1 लाख से ऊपर थे। तो आप सोच लो, जब जिस पार्टी के पास संसाधनों की कमी है, ठीक है, जिसके जिलाध्यक्ष खुद लोगों से सहयोग ले लेकर के किसी तरीके से एक बस बुक हो जाए, बस में बैठ जाएं, किसी तरीके से लोगों का टिकट बुक हो जाए, किसी तरीके लॉस पहुंच जाएं, तो मैक्सिमम लोग मैंने जो देखे वो अपने पैसे से टिकट बुक करा के यहाँ पहुंचे हैं। ये यानी कि जो है ये साथ देने वाले हैं, ईमानदार भी लोग हैं, सहयोगी हैं एकदम, कहा जा सकता है। बाकी तो आगे चुनाव में और सारी चीजों में प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से आज जो देखा जा रहा है, आप ये प्रभाव तो सब जगह जाते हैं, प्रभाव तो सबसे बड़ा ये है, इस रैली को रामलीला ग्राउंड में न करने देना, इस
व्यक्ति का प्रभाव बताता है, क्योंकि सरकारों को ये डर था, प्लस सरकार में बैठे हुए तथाकथित बहुजन नेताओं को ये डर था कि अगर ये रैली सफल हो गई रामलीला ग्राउंड में, तब तो स्थापित हो जाएगा कि अब चंद्रशेखर के अलावा कोई बहुजन लीडरशिप है ही नहीं। उस लीडरशिप को इस्टेब्लिश ना होने देने के लिए वहाँ पर परमिशन कैंसिल की गई आनन फानन में, लेकिन फिर भी दूसरी जगह जहाँ परमिशन ली गई वहाँ से भी मैसेज गया। जब व्यक्ति की दो चीज़ें मैं कहता हूँ, नियत ठीक हो और नेतृत्व ईमानदार हो, तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो दोनों ठीक है, नीति भी सही है, नेतृत्व भी बढ़िया है, लोगों के लिए कर रहे हैं, समाज। मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन कह सकता हूँ लोग कहते हैं जैसा लोगों को की तरफ से दिखता है और अभी तक की जो पॉलिटिक्स में दिखता है, संसद में आवाज़ उठाने से, जैसे मैं पत्रकार के तौर पे कैसे ऑब्जर्व करूंगा, जैसे मैं तो उनसे पर्सनली जानता हूं, मेरी बातचीत होती है तो मैं उस तरह से ऑब्जर्व करता हूं, संसद में क्या बोल रहे हैं वो ऑब्जर्व करता हूं, मंच पे क्या बोल रहे हैं, बैनर पे क्या लिखा हुआ है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके देखिए, चूँकि दलित समाज से आते हैं, दलित पॉलिटिशियन नहीं है, दलित समाज से आते हैं, जन्म लिया है तो ये सच्चाई है। ऐसे कितने पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने दलित समाज में जन्म लिया है और वो जातिवार जनगणना के मुद्दे को इतनी प्रमुखता से उठा रहे हैं। कितने लोग हैं जो प्रमुखता से संतराम बीए प्रजापति का नाम, शिवदयाल चौरसिया का नाम, सावित्रीबाई फूले का नाम, और संसद में शपथ लेने के दौरान जय भीम के साथ जय मंडल और नमो बुद्धाय की बात करते हैं और जय जोहार की बात करते हैं। यानी कि समाज का जो संपूर्ण बहुजन तबका कहा जाता है, माइनॉरिटी से लेकर के ओबीसी, एससी, एसटी, सबके हितों में क्या क्या चीज़ आ सकती है उसको लेकर के चलते हैं। इसलिए भविष्य मुझे ठीक दिख रहा है। आज जो है इतनी काफ़ी संख्या में रही, खचा खच जो है अंदर में गया, पंडाल भरा हुआ था और बाहर भी घूम रहे थे। मुझे लगता है जितने अंदर थे उससे 2 गुना लगभग बाहर थे, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा छोटी कम पड़ गई, जगह बहुत कम पड़ गई, क्योंकि अटेंडम में ये था कि कार्यक्रम करना ही है। तो जो जगह इनके पार्टी के लोगों से मैंने पूछा कि ये जगह क्यों की गई, तो बताया कि अटेंडम में कार्यक्रम करना ही था, साजिशों का दौर चल रहा था, तो जो जगह हमें मिल गई। यानी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर था कि इनकी जो है रैली, अरे डर तो अब ये अनूप भाई खड़े हैं बगल में, बांदा में इन्होंने कार्यक्रम कराया। कुछ मसले हैं जिस पे पहली बार जो है दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी पे भाई चंद्रशेखर ने बात किया है। जाति जनगणना के सवाल पे पूरा विपक्ष बात तो कर रहा है, लेकिन दिल्ली में जो है सीधा मांग करना राष्ट्रीय राजधानी में, वो पहला काम भाई चंद्रशेखर ने किया है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि जो ये SC ST का जो उपवर्गीकरण का है, उन्होंने एक विकल्प दिया है और उसको भारत सरकार को, विपक्ष के लीडर को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो वंचित जातियां उनको 10% रिजर्वेशन की अलग से व्यवस्था करें, जैसे EWS की जो है व्यवस्था होती है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो हमारे लोग हैं, छोटे छोटे कर्मचारी हैं, आशा बहू है, जो है ये खाना बनाने वाली हैं, इनके लिए उन्होंने कहा मानदेय 10 गुना हम बढ़ा देंगे। तो इतना बड़ा मैसेज है। और साथ में एक और बात जो नीरज कह रहे हैं, हाँ, बहुजन समाज को एकीकरण कौन करता है? गौतम बुद्ध से लेके रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, पेरियार, ललई यादव तक, मानवर काशीराम साहब, अगर इन सभी लोगों को, ये फूल हैं, इन लोगों को माला में अगर पिरोने का काम है तो भाई चंद्रशेखर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा आपकी तरफ और करना चाहते हैं। मैं ये देखा कि हम लोग कई कार्यक्रम में किए, जो बड़े चैनल के लोग नहीं आते, जो सबके लिए होते हैं, सबकी हित की आवाज़ को उठा सकते हैं, सच्चाई की बात, तो ये क्या वजह है कि जो है बड़े चैनल के लोग नहीं आते हैं? अब ये तो क्या वजह हो सकता है? ऑब्वियस बात है, 2 चीज़ें, एक तो बहुत अधिक कुछ लाभ मिलने की उम्मीद नहीं रहती है, और दूसरा, अगर चंद्रशेखर जैसे किसी प्योर आदमी की, जो प्योर बहुजन पॉलिटिक्स कर रहा है, उस तरह के व्यक्तियों का अगर उत्थान होता है तो किनके पेट में मरोड़ होगी? भाई वो सत्ता पोषित पत्रकार हैं, तो स्वाभाविक है कि जितनी चाबी घुमाई जाएगी, उनको लगेगा कि चंद्रशेखर को आगे बढ़ाने से फ़ायदा है तो कहेंगे जाओ सब कवर करो, उनको लगेगा नुकसान हो रहा है तो कहेंगे कवर करना बंद कर दो। तो वो तो वहाँ से संचालित हो रहे हैं। पहले लगता था कि हो सकता है चंद्रशेखर भाई जैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए, तो स्वाभाविक है दिखाना बंद कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बड़े बड़े मोटे मोटे पैकेज लेने की आदत पड़ी हुई है, वो पैकेज भी कहाँ से दिया जाए? नहीं मिल पाएगा अगर ये आना कवरेज करना। तो यहाँ तो आता है आप जैसे मुद्दों की बात हो रही है या नहीं हो रही है? मुद्दों की बात जहाँ होगी वहाँ हमारे आपके जैसे पत्रकार मौजूद नजर आएंगे।